यह गुरु शिष्य परंपरा के माध्यम से भूमि पर आया तो इसे लिखा गया और कई ग्रंथों की रचना की गई, जिसमें एक स्वस्थ व्यक्ति का स्वास्थ्य, रोगी के रोग के निवारण के लिए तथा अनेक आयुर्वेदिक सिद्धांतों का वर्णन किया गया है। इस धरती पर जीव के अस्तित्व में आने के बाद से ही आयुर्वेद की स्थिति बनी हुई है। वेदों की रचना भी ब्रह्मा ने की थी, लेकिन इसे वेदव्यास ने लिखा है। कुछ आचार्यों ने आयुर्वेद को अथर्ववेद का उपवेद माना है, तो कुछ ने आयुर्वेद को पंचम वेद माना है। वेद भारतीय संस्कृति और सभ्यता के ज्ञान का स्रोत है। वेद सामाजिक व्यवस्था, व्यावहारिक व्यवस्था आदि के ज्ञान का स्रोत है। भारतीय संस्कृति और सभ्यता वेदों द्वारा दिए गए नियमों का पालन करती है। जब भारतीय वैदिक परंपरा के विरोधी सभ्यता का उदय हुआ तो उसने सर्वप्रथम भारतीय वैदिक सभ्यता को नष्ट किया। भारतीय वैदिक सभ्यता के साथ साथ भारतीय चिकित्सा आयुर्वेद को भी दबा दिया गया। आयुर्वेद का अध्ययन और अभ्यास करने के कुलीन संदर्भों में लघुत्रयी को बृहत्त्रयी के बाद अगला सर्वश्रेष्ठ कहा जाता है। सारंगर संहिता आचार्य सारंगर द्वारा लिखित, भाव प्रकाश आचार्य भाव मिश्रा द्वारा लिखित, माधव निदान आचार्य माधवकर द्वारा लिखित। माधव निदान एक लघुत्रयी में से एक बीमारी के इलाज के पहलू को न छूने के मामले में अद्वितीय है, लेकिन केवल बीमारियों और उनके वर्गीकरण और लक्षण विज्ञान को विस्तार से बताया गया है। इस प्रकार आयुर्वेद पैथोलॉजी या एंटीपैथोजिनेसिस का मानक संदर्भ है। द ऑथर ऑफ माधव निदान ग्रंथ इज माधवकर. Madhavkar created this book by talking the basis of many texts like Charak Samhita, Sushrut Samhita, Ashtang Hriday, etc. The real name of this book is Rog Vinishchay, which is known as Madhav Nidan. निदाने माधवः श्रेष्ठः सूत्रस्थाने तु वाग्भटः शारीरे सुश्रुतः प्रोक्तश्चरक तु चिकित्सते। रोगों का ज्ञान प्रदान करने में यह ग्रंथ सर्वसामान्य है। इस ग्रंथ में रोग का विस्तार से वर्णन किया गया है। इस ग्रंथ में वात व्याधि, वात रक्त, उरुस्तंभ, शूल रोग, अम्लपित्त, मेदो रोग, स्लीपद, शीतोपीतो दर्द कोट, स्त्री रोग, शल्य, शालक्य, बाल रोग, प्रसूति और स्त्री रोग, विष रोग आदि का वर्णन विशेष है। जब निदान पंचकों की आसान समझ की बात आती है तो माधव निदान सबसे अच्छा ग्रंथ है। माधव निदान ने परीक्षण के 5 उपकरणों में से एक उपास्य अनुपस्य को नहीं छुआ है, जो मूल रूप से परीक्षण और त्रुटि पद्धति के आधार पर एक बीमारी का इलाज कर रहा है। यह पहलू चिकित्सा या उपचार का एक हिस्सा है। अन्य 4 साधन निदान, पूर्वरूप, रूप के संकेत और लक्षण, संप्राप्ति। बृहत्त्रयी ने केवल रोगों को समझने से संबंधित निदान पंचक से संबंधित है, बल्कि उपचार के पहलू को भी विस्तार से शामिल करता है। किसी रोग को आसानी से समझने के लिए बृहत्त्रयी अंगों का एक बुद्धिमान संकलन है। माधव निदान कमेंटेटर्स मधुकोश विजय रक्षित एंड श्री कंठदत्त, आतंक दर्पण वाचस्पति। हिंदी टीका। इसके अलावा हिंदी टीकाओं में विद्योतिनी व्याख्या सुदर्शन शास्त्री, यदुनंदन उपाध्याय, दीनानाथ शास्त्री। सारंगर संहिता 13वीं शताब्दी। सारंगर संहिता उन उत्पादनों में से एक था जो आयुर्वेदिक ग्रंथों से सरलीकरण की अवधारणा से उत्पन्न हुआ था। बृहत्त्रयी पाठ्य पुस्तकें बहुत विशाल थी और आयुर्वेद के सामान्य चिकित्सकों के लिए पढ़ना और उनका पालन करना कठिन था। इसलिए बाद के काल से संबंधित आयुर्वेद के लेखकों और विद्वानों ने महसूस किया कि महत्वपूर्ण पहलुओं और बुनियादी बातों को इन विशाल ग्रंथों से निकाल के और सरल बनाने की आवश्यकता है। उन्होंने आयुर्वेदिक अभ्यास में मदद करने वाले छोटे ग्रंथों को लिखने की आवश्यकता महसूस की। इसे ध्यान में रखते हुए अधिकांश लेखकों ने 10वीं शताब्दी के बाद से लघु ग्रंथों की रचना करने की कोशिश की। इस प्रकार लघुत्रयी की उत्पत्ति हुई। आचार्य सारंगर ने भी यही सिद्धांत अपनाया और चिकित्सा पर लिखा, जो बाद में सारंगर संहिता के रूप में लोकप्रिय हुआ। सारंगर न केवल एक अच्छे चिकित्सक और लेखक थे, बल्कि वे एक अच्छे कवि भी थे। सारंगर संहिता के रचयिता सारंगर है, जो ओसी सोच के पुत्र है। इस ग्रंथ को 3 भाग में विभाजित किया गया: पूर्वखंड, मध्यखंड, उत्तरखंड। पूर्वखंड भेषज व्याख्या, नाड़ी परीक्षा, आहार गति, दीपन पाचन, रोग गणना वगैरह। मध्यखंड स्वरस, क्वाथ, फाट, हिम, कल्क, चूर्ण, गुटिका, लेह, संधान, धातु, शोधन वगैरह।
उत्तरखंड स्नेहन, स्वेदन, वमन, विरेचन, बस्ती, नश्य, धूमपान, गंडूसादी, लेप, नेत्रकर्म वगैरह। पूर्व खंड संहिता का पहला खंड है और इसमें 7 अध्याय है। यह औषधीय योगों के प्रकार, नाड़ी की परीक्षा, खाद्य पदार्थों के प्रसंस्करण, रोगों की संख्या विज्ञान, तकनीकी शब्दावली, शरीर रचना विज्ञान, शरीर विज्ञान आदि से संबंधित है। मध्य खंड संहिता का दूसरा खंड है और इसमें 12 अध्याय है। यह पंचविध कसाई कल्पनाओं, स्वरस, कल्क, क्वाथ, शीत और फाट, विभिन्न प्रकार के चूर्ण, औषधीय मिश्रणवटी, लेह, तेल, आसव और अरिष्ट से संबंधित है। इस खंड में रस औषधि आदि का वर्णन किया गया है। उत्तरखंड संहिता का तीसरा खंड है और इसमें 13 अध्याय है। यह खंड पंचकर्म में विवरण से संबंधित है। स्वस्थ वृत्त, लेपदी कर्म, अंजनादि क्रिया आदि की व्याख्या की गई है। सारंगर संहिता में लिखित सामग्री की प्रस्तुति, सामग्री और कालक्रम अन्य ग्रंथों से अलग है। परिणाम स्वरूप अधमल्ला, काशीराम वैद्य, रुद्रभट्ट आदि जैसे विभिन्न विज्ञानों द्वारा इस कार्य पर कई टीकाएं लिखी गई है। सारंगर संहिता की विशेषताएं: नक्षत्रों के अनुसार ऋतुओं का वर्गीकरण किया गया है। नाड़ी या नाड़ी परीक्षा का विस्तृत विवरण दिया गया है। विभिन्न शब्दावलियों जैसे कि दीपन पाचन आदि की परिभाषाओं का विस्तृत वर्णन किया गया है। विकारों का विस्तृत वर्गीकरण दिया गया है। खनिजों के बारे में विस्तार से बताया गया है। पंचकर्म तकनीक और उपचार में उनके महत्व के बारे में बताया गया है। एकल जड़ी बूटी के सूत्र भी दिए गए हैं। सारंगर संहिता कमेंट्रीज: अधमल्ला ने दीपिका नाम से एक लोकप्रिय टिप्पणी लिखी थी। अधमल्ला जर्मावती नदी के तट पर स्थित हस्तिकांतपुर के राजा चैत्र सिम्हा के दरबारी चिकित्सक थे। हिंदी टीका: गुढ़ार्थ दीपिका काशीराम कृत द्वारा लिखित, आयुर्वेद दीपिका रुद्र भट्ट कृत द्वारा लिखित। भाव प्रकाश इस पुस्तक के लेखक है। उनके पिता भाव मिश्र थे। वह जाति से एक ब्राह्मण थे। कुछ विद्वानों के अनुसार उनका जन्म स्थान वाराणसी था या कान्यकुंज माना जाता है। प्राचीन ग्रंथों और संहिताओं का पालन करते हुए उन्होंने नए पदार्थों और नए विचारों को शामिल करके इस अंत की रचना की। यह लघुत्रयी का अंतिम ग्रंथ है जो सदियों से चिकित्सा समुदाय के बीच में लोकप्रिय रहा है। प्राचीन ऋषियों की शिक्षाओं और अनेक ग्रंथों के स्रोतों को एकत्रित कर चिकित्सा विज्ञान को सुलभ और उपयोगी बनाने के लिए इस ग्रंथ की रचना की गई है। यह पहले एक व्यक्ति थे जिन्होंने आधुनिक समय के गोनोरिया, फिरंगा रोग के बारे में विवरण दिया है। उन्होंने इलाज के साथ साथ इसकी पैथोलॉजी और लक्षण के बारे में भी विस्तार से बताया है। फिरंगा रोग से निपटने के लिए रस कर्पूरा और अन्य सूत्रीकरण को सर्वोत्तम उपचार के रूप में सूचित किया गया था। उन्होंने अपने ग्रंथ में एक नई जड़ी बूटी मधुसोही को शामिल किया। उन्होंने इसके रस सहित इसके गुण, वीर्य, विपाक और प्रभाव के बारे में भी बताया। यह पुस्तक 3 खंडों में विभाजित है: पूर्व खंड, मध्य खंड, उत्तरखंड। पूर्व खंड इसके प्रथम भाग में आयुर्वेद अवतरण, सृष्टिकरण, गर्भकरण, बाल प्रकरण, दिनचर्या, ऋतुचर्या, मान परिभाषा, भेषज विधान, धातु शोधन मारण, स्नेहपान, पंचकर्म, धूमपान, रोग परीक्षा वगैरह दिया गया है और बाकी का वर्णन दूसरे भाग में किया है। मध्य खंड इसके प्रथम भाग में ज्वर संग्रहणी आदि, दूसरे भाग में अर्श, वात, रक्त आदि का वर्णन है और तीसरे भाग में सिरसुल आदि का और चौथे भाग में नाड़ी, व्रण, बाल रोग का वर्णन किया है। उत्तरखंड इसमें रसायन और वाजीकरण का वर्णन है। भाव प्रकाश कमेंट्रीज: दत्ताराम चौबे, लालचंद्र वैद्य आदि ने इस पर टीकाएं लिखी है। भाव प्रकाश पर लिखे गए भाष्य बंगाली और गुजराती में भी प्रकाशित हुए। ओरिजिन एंड पीरियड ऑफ डिफरेंट सिस्टम्स ऑफ मेडिसिन इन द वर्ल्ड। भारतीय चिकित्सा पद्धति। आयुर्वेद विश्व की प्राचीनतम चिकित्सा पद्धति है। आयुर्वेद का महत्व और उसकी आवश्यकता आज भी प्रासंगिक है।
कोरोना काल में आयुर्वेदिक चिकित्सा पद्धति को दुनिया भर से सराहना मिली, लेकिन जो रूप आयुर्वेद को मिलना चाहिए वो आयुर्वेद इसे विश्व पटल पर नहीं ला सका है। वर्तमान समय में जिस तरह से विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO और दुनिया के कई देशों के साथ स्वास्थ्य संबंधित कई संधियां की जा रही है, उससे पता चल रहा है कि आयुर्वेद शीघ्र ही पूरे विश्व में व्यापक रूप धारण कर लेगा, जिसके लिए सरकार बड़ी पहल कर रही है। आयुर्वेद की उत्पत्ति एवं काल, भारतीय चिकित्सा पद्धति। यह एक सर्वज्ञात तथ्य है कि पारंपरिक चिकित्सा पद्धति ने हमेशा वैश्विक स्वास्थ्य देखभाल की जरूरतों को पूरा करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। वे वर्तमान में ऐसा करना जारी रखे हुए हैं और भविष्य में भी प्रमुख भूमिका निभाएंगे। जिन औषधियों की प्रणाली को मूल रूप से भारतीय माना जाता है या चिकित्सा की प्रणाली जो बाहर से भारत में आई है और भारतीय संस्कृति में आत्मसात हो गई है, उन्हें भारतीय चिकित्सा पद्धति के रूप में माना जाता है। भारत को इस श्रेणी में 6 मान्यता प्राप्त करने का अनूठा गौरव प्राप्त है। वे है आयुर्वेद, सिद्ध, यूनानी, योग, प्राकृतिक चिकित्सा और होम्योपैथी। होम्योपैथी 18वीं शताब्दी में भारत में आई। यह पूरी तरह से भारतीय संस्कृति में आत्मसात हो गई और किसी भी अन्य पारंपरिक प्रणाली की तरह समृद्ध हो गई, इसलिए इसे भारतीय चिकित्सा पद्धति का हिस्सा माना जाता है। आयुर्वेद विश्व की प्राचीनतम चिकित्सा पद्धति है। विश्व के अनेक देशों में इसके सिद्धांतों से चिकित्सा कार्य हो रहा है तथा अनेक देशों की चिकित्सा पद्धतियों में आयुर्वेद के सिद्धांतों की समानता पाई जाती है। हालांकि जो आयुर्वेद को अन्य प्रणालियों से अलग करता है वह यह है कि इसकी एक अच्छी तरह से परिभाषित वैचारिक रूपरेखा जो पूरे युग में सुसंगत है। आयुर्वेद की एक अन्य महत्वपूर्ण विशिष्ट विशेषता यह है कि अन्य चिकित्सा प्रणालियों के विपरीत, जिन्होंने दवाओं और चिकित्सा के उपयोग से प्राप्त परिणामों के आधार पर अपनी वैचारिक रूपरेखा विकसित की, इसने पहले दार्शनिक ढांचा प्रदान किया जो अच्छे प्रभाव के साथ चिकित्सा अभ्यास को निर्धारित करता था। इसका दार्शनिक आधार आंशिक रूप से भारतीय दर्शन की सांख्य और न्याय वैशेषिक धाराओं से लिया गया है। ऐतिहासिक पृष्ठभूमि। आयुर्वेद का शाब्दिक अर्थ है जीवन का विज्ञान। अथर्ववेद ज्ञान के 4 महान निकायों में से अंतिम वेद के रूप में माना जाता है, जो भारतीय सभ्यता की रीढ़ बनाता है। सदियों से एकत्रित और पोषित ज्ञान से 2 प्रमुख स्कूल और 8 विशेषज्ञताएं विकसित हुई। एक चिकित्सकों का स्कूल था जिसे धन्वंतरी संप्रदाय कहा जाता था और सर्जनों के दूसरे स्कूल को साहित्य में आत्री संप्रदाय कहा जाता था। इन विद्यालयों में उनके संबंधित प्रतिनिधि संकलन थे। मेडिसिन स्कूल के लिए चरक संहिता और सर्जरी स्कूल के लिए सुश्रुत संहिता। इस ग्रंथ में पौधे, पशु और खनिज मूल की लगभग 600 औषधियां उल्लेख किया गया है। आयुर्वेद भारतीय चिकित्सा का एक प्रमुख अंग है। आयुर्वेद के बिना भारतीय स्वास्थ्य सेवा अधूरी साबित होगी। सरकार इस पद्धति को महत्व दे रही है। आयुर्वेद का बजट लगातार बढ़ता जा रहा है। यह अपने सिद्धांतों पर शोध कर रही है और आयुर्वेद को अष्टांग आयुर्वेद कहा जाता है, अर्थात जो 8 भागों से बना हो। आयुर्वेद के 8 प्रमुख विभाग इस प्रकार है: काया चिकित्सा, कौमारभृत्य, भूतविद्या, शालक्य, शल्य, अगततंत्र, रसायन एवं वाजीकरण। चीनी चिकित्सा पद्धति। पारंपरिक चीनी चिकित्सा। पारंपरिक चीनी चिकित्सा चीन में पारंपरिक चिकित्सा से ली गई एक वैकल्पिक चिकित्सा पद्धति है। पारंपरिक चीन में चिकित्सा में कभी कभी प्रतिस्पर्धी स्वास्थ्य और उपचार प्रथाओं, साहित्य, सिद्धांत और हर्बल उपचार, भोजन, आहार, व्यायाम और चिकित्सा विशेषज्ञता की एक श्रृंखला शामिल होती है। 20वीं शताब्दी की शुरुआत में चीनी सांस्कृतिक और राजनीतिक आधुनिकतावादियों ने पारंपरिक प्रथाओं को पिछड़े और वे अवैज्ञानिक के रूप में खत्म करने के लिए काम किया। पारंपरिक चिकित्सकों ने तब दर्शन और अभ्यास के तत्वों का चयन किया और उन्हें चीनी दवा कहा। 1950 के दशक में चीनी सरकार ने चीनी और पश्चिमी चिकित्सा के एकीकरण को प्रायोजित किया और 1960 के महान सर्वहार सांस्कृतिक क्रांति में चीनी दवा को सस्ती और लोकप्रिय के रूप में बढ़ावा दिया। 1972 के बाद संयुक्त राज्य अमेरिका और चीन के बीच संबंधों के खुलने के बाद, जिसे अब पारंपरिक चीनी चिकित्सा कहा जाता है,
कहा जाता है कि पारंपरिक चीनी चिकित्सा हुआंगडी नेजिक और कॉम्पेंडियन ऑफ मटेरिया मेडिका जैसे ग्रंथों पर आधारित है, जो 16वीं शताब्दी का एक विश्वकोश है और इसमें हर्बल दवा, एक्यूपंक्चर के विभिन्न रूप शामिल है। कपिंग थेरेपी, गुआसा, मसाज, बोन सेटर, व्यायाम और आहार चिकित्सा व्यापक रूप से सिनोस्फीयर में उपयोग किया जाता है। यूनानी चिकित्सा पद्धति। यूनानी चिकित्सा पद्धति एक महान चिकित्सा कला होने के साथ साथ विज्ञान भी है। यह एक व्यक्ति को अलग अलग हिस्सों के समूह के रूप में नहीं बल्कि संपूर्ण मानता है। इसका उद्देश्य शरीर, मन और आत्मा का इलाज करना है। यह प्रणाली 4 हास्यों के हिपोक्रेटिक सिद्धांत पर आधारित है। यूनानी चिकित्सा पद्धति का भारत में एक लंबा और प्रभावशाली रिकॉर्ड है। यह 11वीं शताब्दी के आसपास अरबों और फारसियों द्वारा भारत में पेश किया गया था। यूनानी चिकित्सा पद्धति के मामले में आज भारत अग्रणी देशों में से एक है। इसमें यूनानी शैक्षिक, अनुसंधान और स्वास्थ्य देखभाल संस्थानों की सबसे बड़ी संख्या है। यूनानी प्रणाली की उत्पत्ति ग्रीस में हुई थी। यूनानी प्रणाली की नींव हिप्पोक्रेट्स ने रखी थी। यह प्रणाली अरबों के लिए अपने वर्तमान स्वरूप का श्रेय देती है, जिन्होंने न केवल ग्रीक साहित्य को अरबी में अनुवादित करके सहेजा, बल्कि अपने स्वयं के योगदान से अपनी दवा को भी समृद्ध किया। इस प्रक्रिया में उन्होंने भौतिकी, रसायन विज्ञान, वनस्पति विज्ञान, एनाटॉमी, फिजियोलॉजी, पैथोलॉजी, चिकित्सीय और सर्जरी विज्ञान का व्यापक उपयोग किया। मिस्र, सीरिया, इराक, फारस, भारत, चीन और अन्य मध्य पूर्व के देशों में पारंपरिक दवाओं की समकालीन प्रणालियों में जो सबसे अच्छा था उसे आत्मसात करके यूनानी दवाएं समृद्ध हुई। भारत में यूनानी चिकित्सा प्रणाली अरबों द्वारा शुरू की गई थी और जल्द ही इसने मजबूत जड़ें जमा ली। स्वतंत्रता के बाद यूनानी प्रणाली के साथ साथ अन्य भारतीय चिकित्सा पद्धतियों को राष्ट्रीय सरकार और उसके लोगों के संरक्षण में एक नया बढ़ाव मिला। भारत सरकार ने इस प्रणाली के सर्वांगीण विकास के लिए कई कदम उठाए। इसने दवाओं के उत्पादन और इसके अभ्यास के लिए अनुसंधान संस्थानों, परीक्षण प्रयोगशालाओं और मानकीकृत नियमों की स्थापना की। आज यूनानी चिकित्सा प्रणाली अपने मान्यता प्राप्त चिकित्सकों, अस्पतालों और शैक्षणिक संस्थानों के साथ राष्ट्रीय स्वास्थ्य देखभाल वितरण प्रणाली का भी एक अभिन्न अंग है। यूनानी के सिद्धांत और अवधारणा। यूनानी प्रणाली का मूल सिद्धांत हिप्पोक्रेट्स के प्रसिद्ध 4 हास्य सिद्धांत पर आधारित है। यह शरीर में 4 देह द्रवों अर्थात रक्त, कफ, पीला पित्त और काला पित्त की उपस्थिति का अनुमान लगाता है। मानव शरीर को निम्नलिखित 7 घटकों से बना माना जाता है, जो नीचे दिए गए हैं। यूनानी चिकित्सा। इस प्रणाली में रोगी के संपूर्ण व्यक्तित्व को ध्यान में रखा जाता है। प्रत्येक व्यक्ति की अपनी मूल संरचना, काया, श्रृंगार, आत्मरक्षा तंत्र, पर्यावरणीय कारकों की प्रतिक्रिया, पसंद और नापसंद होती है। यूनानी चिकित्सा में निम्नलिखित मुख्य प्रकार के उपचार है: रेजिमेंटल थेरापी, कपिंग, स्वेटिंग, टर्किश बाथ, मसाज, पर्गिंग, वॉमिटिंग, एक्सरसाइज, लीचिंग, डाइट थेरापी, फार्मेकोथेरापी, सर्जरी। इजिप्तियन की चिकित्सा प्रणाली। प्राचीन इजिप्त वासियों की चिकित्सा सबसे पुराने प्रलेखित है। इजिप्त के चिकित्सा विचार ने यूनानियों सहित बाद की परंपराओं को प्रभावित किया। 19वीं शताब्दी तक प्राचीन इजिप्त की चिकित्सा के बारे में जानकारी के मुख्य स्रोत पुरातनता में बाद के लेख थे। ग्रीक इतिहासकार हेरोडोटस ने 440 ईस्वी पूर्व के आसपास मिस्र का दौरा किया और उनके औषधीय अभ्यास के अपने अवलोकनों के बारे में विस्तार से लिखा। प्लिनी द एल्डर ने भी ऐतिहासिक समीक्षा में उनके पक्ष में लिखा। एबर्स पेपिरस में 877 नुस्खे शामिल है, जैसा कि एक आधुनिक संपादक द्वारा वर्गीकृत किया गया है। विभिन्न प्रकार की बीमारियों और बीमारियों के लिए उनमें से कुछ में जादुई उपचार शामिल है। इसमें ट्यूमर हटाने के निर्देशों के साथ साथ ट्यूमर के बारे में जागरूकता प्रकट करने वाले दस्तावेज भी शामिल है। कहून स्त्री रोग संबंधी पेपिरस महिलाओं की शिकायतों का इलाज करता है, जिसमें गर्भाधान की समस्या भी शामिल है। निदान और उपचार का विवरण देने वाले 34 मामले बचे हैं, उनमें से कुछ खंडित है।
1800 ईस्वी सन पूर्व का यह सबसे पुराना जीवित चिकित्सा पाठ है। अन्य दस्तावेज जैसे हस्ट पैपिरस और बर्लिन पैपिरस भी प्राचीन इजिप्त की चिकित्सा में बहुमूल्य अंतर्दृष्टि प्रदान करते हैं। आधुनिक चिकित्सा प्रौद्योगिकी ने भी प्राचीन इजिप्त की चिकित्सा को समझने में योगदान किया। इजिप्त के पैलियोपैथोलॉजिस्ट हड्डियों और अंगों को देखने के लिए एक्सरे और बाद में सीटी स्कैन का उपयोग करने में सक्षम थे। इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप, मास स्पेक्ट्रोमेट्री और विभिन्न फोरेंसिक तकनीकों ने वैज्ञानिकों 4000 साल पहले इजिप्त में स्वास्थ्य की स्थिति की अनूठी झलक देखने की अनुमति दी थी। आधुनिक चिकित्सा प्रणाली। एलोपैथिक चिकित्सा या एलोपैथी एक पुरातन शब्द है जिसका उपयोग विज्ञान आधारित आधुनिक चिकित्सा को परिभाषित करने के लिए किया जाता है। शब्द के उपयोग में क्षेत्रीय विविधताएं हैं। संयुक्त राज्य अमेरिका में इस शब्द का प्रयोग विशेष रूप से चिकित्सा शिक्षा के क्षेत्र में ऑस्टियोपैथिक दवा के विपरीत किया जाता है। भारत में इस शब्द का उपयोग आधुनिक चिकित्सा को आयुर्वेद, होम्योपैथी और अन्य समान वैकल्पिक और पारंपरिक चिकित्सा से अलग करने के लिए किया जाता है, खासकर जब उपचार और दवाओं की तुलना की जाती है। विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO द्वारा 2001 में जारी एक अध्ययन में एलोपैथिक दवा को चिकित्सा पद्धति की व्यापक श्रेणी या आधुनिक चिकित्सा कहा जाता है। विश्व स्वास्थ्य संगठन ने पश्चिमी चिकित्सा को पारंपरिक चिकित्सा से और पूरक और वैकल्पिक चिकित्सा से अलग करने के लिए एक वैश्विक अध्ययन में इस शब्द का प्रयोग किया, यह देखते हुए कि दुनिया के कुछ क्षेत्रों में चिकित्सकों की कानूनी स्थिति एलोपैथिक चिकित्सा के बराबर है, जहां चिकित्सक पूरक और वैकल्पिक चिकित्सा और पश्चिमी चिकित्सा दोनों में प्रमाणित है। एलोपैथी शब्द का प्रयोग किसी ऐसी चीज के लिए भी किया जाता था जो होम्योपैथी नहीं थी। अमेरिकी स्वास्थ्य अधिवक्ता और संशयवादी विलियम टी जार्विस ने कहा कि हालांकि कई आधुनिक उपचारों को एक एलोपैथिक औचित्य के अनुरूप माना जा सकता है। उदाहरण के लिए कब्ज को दूर करने के लिए एक रेचक का उपयोग करना। अधिकांश आधुनिक विज्ञान आधारित चिकित्सा उपचार, उदाहरण के लिए एंटीबायोटिक्स और कीमोथेरेप्यूटिक्स, हैनीमैन की एलोपैथी की परिभाषा में फिट नहीं बैठते हैं, जैसा कि बीमारी को रोकने की कोशिश करते हैं या किसी बीमारी को उसके कारण को खत्म करके कम करते हैं। 19वीं शताब्दी की शुरुआत में यूरोप और उत्तरी अमेरिका दोनों में चिकित्सा पद्धति को कभी कभी वीर चिकित्सा के रूप में संदर्भित किया जाता है। एलोपैथ शब्द का उपयोग हैनीमैन और अन्य शुरुआती होम्योपैथों द्वारा होम्योपैथी और अपने समय की पारंपरिक वीर चिकित्सा के बीच के अंतर को उजागर करने के लिए किया गया था। एलोपैथी, जिसका अर्थ है बीमारी के अलावा, शब्द के साथ हैनीमैन का इरादा यह सूचित करना था कि पारंपरिक प्रशिक्षण वाले चिकित्सकों ने चिकित्सीय दृष्टिकोणों को कैसे नियोजित किया, जो उनके विचार में केवल लक्षणों का इलाज करते थे और अंतर्निहित बीमारी से उत्पन्न असमंजस्य को दूर करने में विफल रहे। होम्योपैथी ने इस तरह के लक्षणात्मक उपचारों को विपरीत लोगों का इलाज करने वाले के रूप में देखा और माना कि ये तरीके रोगियों के लिए हानिकारक थे। वैकल्पिक चिकित्सा के चिकित्सकों ने 19वीं शताब्दी के बाद से यूरोप और संयुक्त राज्य अमेरिका दोनों में पारंपरिक चिकित्सा के अभ्यास को संदर्भित करने के लिए एलोपैथिक चिकित्सा शब्द का प्रयोग किया है। उस शताब्दी में एलोपैथ शब्द का प्रयोग अक्सर वीर चिकित्सा के चिकित्सकों के लिए एक अपमानजनक नाम के रूप में किया जाता था, जो आधुनिक चिकित्सा का एक अग्रदूत था, जो स्वयं होम्योपैथी वैकल्पिक चिकित्सा की छद्म वैज्ञानिक प्रणाली है। इसके चिकित्सकों, जिन्हें होम्योपैथ कहा जाता है, उसका मानना है कि एक पदार्थ जो स्वस्थ लोगों में बीमारी के लक्षण पैदा करता है, बीमार लोगों में समान लक्षणों को ठीक कर सकता है। इस सिद्धांत को सिमिलिया सिमिलिबस क्यूरेंटूर या लाइक क्योर लाइक कहा जाता है। भौतिकी, रसायन विज्ञान, जैव रसायन और जीव विज्ञान के बारे में कम से कम 19वीं शताब्दी के मध्य से प्राप्त सभी प्रासंगिक वैज्ञानिक ज्ञान होम्योपैथी का खंडन करते हैं।
होम्योपैथिक उपचार आमतौर पर जैव रासायनिक रूप से निष्क्रिय होते हैं और किसी भी ज्ञात बीमारी पर इसका कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। होम्योपैथी की मौलिक असंभवता के साथ साथ स्पष्ट प्रभावशीलता की कमी ने इसे वैज्ञानिक और चिकित्सा समुदायों के भीतर निम्न हकीमी और धोखाधड़ी के रूप में चित्रित किया है। होम्योपैथिक तैयारी को उपचार कहा जाता है और होम्योपैथिक कमजोर पड़ने का उपयोग करके बनाया जाता है। इस प्रक्रिया में चयनित पदार्थ को बार बार तब तक पतला किया जाता है जब तक कि अंतिम उत्पाद मंदक के रासायनिक रूप में अप्रभेद न खो जाए। अक्सर मूल पदार्थ के एक भी अणु के उत्पाद में रहने की उम्मीद नहीं की जा सकती है। प्रत्येक कमजोर पड़ने के बीच होम्योपैथ उत्पादक को हिला सकता है, यह दावा करते हुए कि मंदक को हटाने के बाद मूल पदार्थ याद रहता है। चिकित्सकों का दावा है कि इस तरह की तैयारी मौखिक सेवन पर बीमारी का इलाज कर सकती है। जर्मन चिकित्सक सैमुअल हैनीमैन द्वारा 1796 में इसकी कल्पना की गई थी। होम्योपैथी ने 19वीं शताब्दी में अपनी सबसे बड़ी लोकप्रियता हासिल की। 1835 में पहला होम्योपैथिक स्कूल खोलने के साथ 1825 में इसे संयुक्त राज्य अमेरिका में पेश किया गया था। 19वीं शताब्दी के दौरान यूरोप और संयुक्त राज्य अमेरिका में दर्जनों होम्योपैथिक संस्थान दिखाई दिए। इस अवधि के दौरान होम्योपैथी अपेक्षाकृत सफल दिखाई देने में सक्षम थी, क्योंकि उपचार के अन्य रूप हानिकारक और अप्रभावी हो सकते थे। सदी के अंत तक यह प्रथा कम होने लगी। अमेरिका में अंतिम विशेष रूप से होम्योपैथिक मेडिकल स्कूल 1920 में बंद हो गया। 1970 के दशक के दौरान होम्योपैथी ने महत्वपूर्ण वापसी की। कुछ होम्योपैथिक उत्पादकों की बिक्री 10 गुना बढ़ गई। 21वीं सदी में मेटा विश्लेषणों की एक श्रृंखला ने दिखाया है कि होम्योपैथी के चिकित्सीय दावों में वैज्ञानिक औचित्य का अभाव है। परिणाम स्वरूप राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय निकायों ने स्वास्थ्य सेवा में होम्योपैथी के लिए सरकारी धन को वापस लेने की सिफारिश की है। ऑस्ट्रेलिया, यूनाइटेड किंगडम, स्विट्जरलैंड और फ्रांस के राष्ट्रीय निकायों, साथ ही साथ यूरोपीय अकादमियों की विज्ञान सलाहकार परिषद और रूसी एकेडमी ऑफ साइंसेस सभी ने निष्कर्ष निकाला है कि होम्योपैथी अप्रभावी है। इंग्लैंड में राष्ट्रीय स्वास्थ्य सेवा अब होम्योपैथिक उपचारों के लिए धन उपलब्ध नहीं कराती है और स्वास्थ्य विभाग से प्रतिबंधित दवाओं की सूची में होम्योपैथिक उपचार जोड़ने के लिए कहा है। फ्रांस ने 2021 में फंडिंग को हटा दिया, जबकि स्पेन ने भी स्वास्थ्य केंद्रों से होम्योपैथी और अन्य चिकित्सा पर प्रतिबंध लगाने की घोषणा की है। होम्योपैथी यूरोप से बाहर आने वाली सबसे लंबे समय से स्थापित वैकल्पिक चिकित्सा 1796 में सैमुअल हैनीमैन द्वारा बनाई गई थी। हैनीमैन ने 18वीं शताब्दी के उत्तरार्ध की मुख्य धारा की दवा को तर्कहीन और अनुचित कहकर खारिज कर दिया, क्योंकि यह काफी हद तक अप्रभावी और अक्सर हानिकारक थी। उन्होंने कम मात्रा में एकल दवाओं के उपयोग की वकालत की। होम्योपैथी शब्द हैनीमैन द्वारा गढ़ा गया था और पहली बार 1807 में छपा था। उन्होंने एलोपैथिक चिकित्सा की अभिव्यक्ति भी गढ़ी थी, जिसका उपयोग पारंपरिक पश्चिमी चिकित्सा को निंदनीय रूप से संदर्भित करने के लिए किया गया था। ऑक्सफोर्ड में बोडलिन पुस्तकालय से सूरपाला की पांडुलिपि और डॉक्टर नलिनी साधले द्वारा इसका संस्कृत में अंग्रेजी में अनुवाद किया गया था। यह अनुवाद 1996 में जारी किया गया था और डॉक्टर SL चौधरी 2003 में रिलीज हुई थी। वृक्ष आयुर्वेद, हस्त आयुर्वेद और अश्व आयुर्वेद का परिचय। वैदिक काल में युद्ध होते रहते थे और उस युद्ध में बहुत से सैनिक भाग लेते थे। वे सैनिक या तो पैदल युद्ध करते थे या हाथी पर सवार होकर युद्ध करते थे, अर्थात युद्ध में सैनिकों के अतिरिक्त हाथी, घोड़े आदि भी युद्ध में भाग लेते थे। राज्य के प्रमुख अधिकारी, सेनापति, राजा तथा कुछ सैनिक हाथी, घोड़ों आदि पर सवार होकर युद्ध करते थे। लड़ते लड़ते सैनिकों के साथ साथ ये हाथी, घोड़े भी घायल हो जाते थे। कुछ मर भी जाते थे, क्योंकि जाने अनजाने में शत्रु सेना इस युद्ध में सम्मिलित हाथी, घोड़ों पर भी आक्रमण करता था। युद्ध में भाग लेने के अतिरिक्त उस समय हाथी, घोड़ा, गाय आदि पशुओं को रखने की प्रथा थी। गाय का दूध प्राप्त करने के लिए गाय पालन किया जाता था। हाथी का उपयोग घोड़े आदि के लिए, यात्रा के लिए तथा व्यापार तथा घरेलू कार्यों के लिए भार ढोने के लिए किया जाता था। प्रकृति, आयु, आहार आदि के कारण इन पशुओं में विकार होना स्वाभाविक था। अतः पशुओं की स्वस्थ रक्षा तथा क्रोध शमन के लिए आयुर्वेदिक औषधि का प्रयोग किया जाने लगा। पशु चिकित्सा के अलावा वृक्षायुर्वेद की एक सामाजिक प्रथा भी थी, क्योंकि हम पेड़ से भोजन, दवा प्राप्त करते थे।
प्रकृति को संतुलित रखने के लिए पेड़ मानव जीवन का अहम हिस्सा है। वृक्ष आयुर्वेद। वृक्ष आयुर्वेद भारत का एक प्राचीन ग्रंथ है जो हमें बताता है कि पेड़ों को कैसे उगाना है और उन्हें कैसे बेहतर तरीके से विकसित करना है। यह प्राचीन भारत से आर्बोरियल दवाओं पर एक स्रोत पाठ है। वृक्ष आयुर्वेद पौधों के जीवन का प्राचीन भारतीय विज्ञान है। ज्ञान का एक निकाय है जिसे व्यवस्थित रूप से 325 संस्कृत श्लोकों और 170 पौधों की व्याख्या के रूप में लगभग 1000 साल पहले सूरपाला द्वारा वृक्षायुर्वेद नामक एक पाठ में संकलित किया गया है। सूरपाल मध्य भारत के बुंदेलखंड में रहते थे और काम करते थे और राजा भीमपाल के शाही संरक्षण में उन्होंने बागवानी और वनस्पति विज्ञान में अपने विभिन्न प्रयोग किए। उनके पाठ को भुला दिया गया और जिस ज्ञान को उन्होंने श्रमसाध्य रूप से संकलित किया था वह कई शताब्दियों के लिए गुमनामी में गिर गया। ऑक्सफोर्ड में बोडलिन पुस्तकालय से सूरपाला की पांडुलिपि और डॉक्टर नलिनी साधले द्वारा इसका संस्कृत में अंग्रेजी में अनुवाद किया गया था। यह अनुवाद 1996 में जारी किया गया था और डॉक्टर SL चौधरी 2003 में रिलीज हुई थी। सूरपाल विभिन्न विषयों से संबंधित है, जैसे कि एक बगीचा लगाना, विभिन्न पेड़ों का महत्व, बीजों का संग्रह, परीक्षण और उपचार, उपयुक्त भूमि का चयन, मिट्टी की विशेषताएं, रोपण, गड्ढों की खुदाई, सिंचाई के विभिन्न तरीके, पौधों का पोषण, पेड़ों के रोग और उनका उपचार। सूरपाल द्वारा वर्णित व्यंजनों के साथ हमारे अपने प्रयोग और उनके द्वारा प्रतिपादित बुनियादी सिद्धांतों को ध्यान में रखते हुए नए व्यंजनों के निर्माण ने पिछले एक दशक में शानदार परिणाम दिए हैं। सूरपाल मछली और पशु अपशिष्ट से बने एक उर्वरक सह प्राकृतिक कीटनाशक का वर्णन और प्रशंसा करता है जिसे कुनापा जल कहा जाता है। यह उर्वरक असम, दार्जिलिंग, डुआर्स और नीलगिरी के चाय बागानों और कर्नाटक के कॉफ़ी बागानों में बनाया और इस्तेमाल किया गया था। रेड स्पाइडर माइट और हेलोपेलिड्स जैसे विभिन्न कीट जिन्हें चाय बागान रासायनिक तरीकों से खत्म करने में असमर्थ थे, कुनापा जल से कुछ ही महीनों में आसानी से समाप्त हो गए। इसके अलावा चाय की जड़ियों ने अधिक हरी पत्ती का उत्पादन किया। हस्त आयुर्वेद। गज आयुर्वेद। हस्त आयुर्वेद के प्रवर्तक बालकव्य मुनि है। 2 रचनाएं हस्त आयुर्वेद आनंदाश्रम पूना 1894 से प्रकाशित, गजशास्त्रम तंजौर 1958 से प्रकाशित। पलकप्य के पिता का नाम समाग्नन ऋषि था। राजा रोमपद जो अंग देश के राजा थे उसके लिए हाथियों की व्यवस्था, रोग उपचार, स्वास्थ्य, आहार और मठ के लिए पालकप्य को नियुक्त किया गया था। हस्त आयुर्वेद हाथियों के लिए चिकित्सा का विज्ञान है। इस ग्रंथ में हाथियों की उत्पत्ति, उत्तम आहार, उनमें उत्पन्न होने वाले विकारों का वर्णन, हाथियों विकारों के कारण, लक्षण, रोग की प्रकृति, रोग का उपचार, तैयारी और उपयोग की विधि, हाथियों की प्रकृति, हाथियों के लिए प्रतिकूल वातावरण आदि निर्देशों का उल्लेख किया गया है। हाथियों की शारीरिक रचना, शरीर क्रिया, विज्ञान आदि का विस्तृत वर्णन करने वाला शास्त्र हस्त आयुर्वेद है। हस्त आयुर्वेद संहिता में कुल 4 खंड है जिनमें 160 अध्याय है। हस्त आयुर्वेद हाथी विद्या पर एक महत्वपूर्ण ग्रंथ है जिसकी उत्पत्ति भारत में हुई थी, जिसकी एक प्रति भारत में तंजावुर के राजा सरफोजी सरस्वती महल पुस्तकालय में उपलब्ध है। 72 से अधिक अध्यायों वाला यह कार्य हाथियों की शारीरिक रचना से संबंधित है और व्यवस्थित रूप से हाथियों के कई रोगों के साथ उन्हें उपयुक्त रूप से विभिन्न श्रेणियों में समूहित करता है। इसमें स्वस्थ विकास और हाथियों के प्रशिक्षण और कई विशेषताओं के आधार पर हाथियों के वर्गीकरण के लिए मूल्यवान निर्देश भी शामिल है। हस्त आयुर्वेद में 12,000 श्लोक में 171 अध्याय है और इसे 4 खंडों या स्थानों में विभाजित किया गया है। पहला महारोग स्थान, मुख्य रोग 18 अध्याय। दूसरा क्षुद्र रोग स्थान, लघु रोग 72 अध्याय। तीसरा शल्य रोग स्थान, सर्जरी 34 अध्याय। चौथा उत्तर रोग स्थान, चिकित्सा, दोनों, देवता आदि 36 अध्याय। हस्त आयुर्वेद से संबंधित अन्य पुस्तकें: गज लक्षण बृहस्पति, मातंग लीला नीलकंठ, गज दर्पण हेमाद्रि। अश्व आयुर्वेद। शास्त्र में घोड़ों के अशुभ लक्षणों और उनके रोगों का वर्णन और उपचार बताया गया है, उसे अश्व शास्त्र कहते हैं। शालिहोत्र संहिता अश्व चिकित्सा का सबसे प्राचीन और महत्वपूर्ण ग्रंथ है। शालिहोत्र को अश्व आयुर्वेद का जनक कहा जाता है। शालिहोत्र सालतुर के रहने वाले थे।
महाभारत काल में अनेक स्थानों पर शालिहोत्र के नाम का उल्लेख मिलता है। शालिहोत्र संहिता विश्व इतिहास में घोड़ों पर लिखी गई सबसे पुरानी और पहली पुस्तक है। वर्तमान समय में अश्व चिकित्सा पर लिखे गए सभी ग्रंथों में शालिहोत्र संहिता का ही वर्णन है। घोड़ों का वर्णन उनके शरीर की संरचना के अनुसार किया गया है। घोड़ों का पहला गुण उनकी गति कहा जाता है। यदि गति न हो तो अच्छा घोड़ा नहीं माना जाता। गति के अनुसार घोड़ों के नाम तुषार, तेजस, धूमा और तड़क रखे गए हैं। उनकी क्षमता शरीर के अंगों की संरचना से मापी जाती है। घोड़े की आयु लगभग 32 वर्ष बताई जाती है। इस ग्रंथ में घोड़े के शरीर की संरचना, क्रिया, रोग के कारण और लक्षण तथा उनके उपचार का वर्णन मिलता है। ऋतुओं के अनुसार घोड़ों को स्वस्थ रखने के उपाय, उनकी देखभाल आदि का वर्णन इस ग्रंथ में मिलता है। घोड़े प्राचीन काल से मानव जीवन का एक महत्वपूर्ण हिस्सा रहे हैं। युद्ध कार्य के लिए राजाओं द्वारा बड़ी संख्या में उन्हें एकत्र कर उन झोपड़ियों में रखा जाता था, जहां उनके दैनिक कार्य के लिए शासक नियुक्त किए जाते थे। युद्ध में सैनिक इन्हीं पर सवार होकर लड़ते थे। इनका उपयोग रथों को खींचने के लिए किया जाता था। उनका उपयोग व्यापार और घरेलू कार्यों के लिए भी किया जाता था। आम नागरिक और व्यापारी भी घोड़े को पास ही रखते थे, जिनका उपयोग मार्ग यात्रा और व्यापार व्यवस्था के लिए किया जाता था। महाभारत काल में पांडु के पुत्र नकुल और राजा नल अश्व चिकित्सा की घटना के बारे में बुद्धिमान थे। घोड़े के बारे में कहा गया है कि इनकी याददाश्त बहुत तेज होती है। धार्मिक और आर्थिक कार्यों में घोड़ा का प्रयोग होता रहा है, इसलिए यह मनुष्यों के साथ साथ देवताओं को भी प्रिय रहा है। वैदिक शाखाओं में अश्वमेध यज्ञ में इसका महत्वपूर्ण योगदान रहा है। राजा भोज ने अश्व चिकित्सा पर एक महत्वपूर्ण ग्रंथ लिखा, जिसका नाम शालिहोत्र था, जो 1953 में पुणे से प्रकाशित हुआ। इसके अतिरिक्त अश्व औषधि पर अनेक ग्रंथ लिखे गए हैं। अश्ववैद्यक जयदंत, अश्वशास्त्र नकुल, अश्ववैद्यक दीपंकर, हय लीलावती मल्लिनाथ। अशोक, मुगल और ब्रिटिश शासन की अवधि के दौरान आयुर्वेद की स्थिति। अशोक के समय आयुर्वेद की स्थिति। भारत पर 2 बड़े आक्रमण हुए, ईरानी आक्रमण और सिकंदर का आक्रमण। इन दोनों आक्रमणों से भारतीय और यूनानी संस्कृति का परस्पर आदान प्रदान हुआ, जिसमें व्यापार, सामाजिक और चिकित्सा संबंधी विषयों का भी आदान प्रदान हुआ। सम्राट अशोक मौर्य वंश के शासकों में एक महान पराक्रमी और धार्मिक सम्राट थे। माना जाता है कि मौर्य शासन की शुरुआत लगभग सम्राट चंद्रगुप्त से हुई थी। चंद्रगुप्त का पुत्र बिंदुसार था और बिंदुसार का पुत्र अशोक था। सम्राट अशोक ने अपने राज्य का काफी विस्तार किया। उसके शासन काल में सामाजिक व्यवस्था, सांस्कृतिक व्यवस्था, व्यापार व्यवस्था, कला और चिकित्सा पद्धति बहुत उन्नत थी। इसकी जानकारी अशोक के अभिलेखों से प्राप्त होती है। अभिलेखीय साहित्य तत्कालीन परिस्थितियों का परिचारक है। सबसे महत्वपूर्ण सम्राट अशोक के शिलालेख है। अशोक के शिलालेख आज भी भारत सहित कई देशों में पाए जाते हैं। अशोक का साम्राज्य कई देशों तक फैल चुका था। सम्राट अशोक ने अपने राज्यों में समाज व्यवस्था के साथ साथ आयुर्वेद का भी प्रचार प्रसार किया था। अशोक ने कलिंग की विजय के बाद अहिंसा का मार्ग अपनाया था। शिलालेखों से ज्ञात होता है कि सम्राट अशोक ने स्वास्थ्य सेवा का भी विस्तार किया। उसने अपने राज्य के विभिन्न मार्गों में चिकित्सालय स्थापित किए तथा पशु चिकित्सा कार्य में आवश्यक दवाइयाँ प्राप्त करने के लिए वृक्षों का बगीचा लगाया। पर्यावरण संतुलन के लिए पेड़ पौधे लगाए गए। भारतीय चिकित्सा पद्धति को अपने साम्राज्य में फैलाने के साथ साथ अन्य देशों में भारतीय चिकित्सा पद्धति का विस्तार करने के लिए उन्होंने वहां चिकित्सा की। अशोक के समय भारतीय चिकित्सा का प्रभाव यूनान, सीरिया, यवन देश, मिस्र, लंका, चीन आदि देशों में स्थापित हो गया था। मुगल काल में आयुर्वेद की स्थिति। आयुर्वेद ने भारत में और भारत से जुड़े देशों में भी व्यावसायिक, सामाजिक और धार्मिक स्तर पर अपना प्रभाव दिखाया था। भारत की प्रमुख चिकित्सा पद्धति के रूप में आयुर्वेद की स्थापना हुई, जो अपनी श्रेष्ठता के कारण प्रत्येक जन की पहुंच में थी। उस समय आयुर्वेद की शिक्षा के लिए भारत में अनेक शिक्षण संस्थान थे, जहां देश के कोने कोने से विद्यार्थी अध्ययन करने आते थे। इन शिक्षण संस्थानों में भारत के अलावा कई देशों के छात्र आयुर्वेद की शिक्षा लेने आते थे।
उस समय शिक्षा प्राप्त करने के लिए विद्यार्थी उन्हीं संस्थानों में रहकर शिक्षा प्राप्त करते थे, गुरुकुल परंपरा से शिक्षा प्रदान करते थे। इससे अतिरिक्त भारत के अनेक स्थानों में गुरु शिष्य परंपरा से शिक्षा दी जाती थी। मुगल शासकों के आगमन के साथ आयुर्वेदिक चिकित्सा की स्थिति खराब हो गई। उन्होंने भारत की संस्कृति, सामाजिक व्यवस्था और शैक्षणिक संस्थानों को नष्ट कर दिया और अपने धर्म और अपनी संस्कृति का प्रसार किया और अपने चिकित्सा विज्ञान का प्रचार भी किया। लेकिन उन्होंने भारतीय चिकित्सा को जानने की पूरी कोशिश की, इसका अध्ययन किया और इसे प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से स्वीकार किया। लेकिन कुछ मुगल शासकों ने भारतीय चिकित्सा पद्धति को नष्ट करने का प्रयास किया। देश के अनेक शिक्षण संस्थानों, भारत के प्रमुख शिक्षण संस्थानों पर आक्रमण कर उन्हें नष्ट कर दिया, जहां मुगलों ने आक्रमण कर उन्हें नष्ट कर दिया। तक्षशिला विश्वविद्यालय। तक्षशिला शिक्षा के क्षेत्र में सदैव अग्रणी रहा है। प्रमाणों से स्पष्ट है कि इसकी स्थापना भारत ने की थी, परंतु इसकी प्रशासनिक व्यवस्था तक्ष के हाथों में थी, इसलिए इसका नाम तक्षशिला पड़ा। इस शिक्षण संस्थान में वेदों के साथ साथ आयुर्वेद, धनुर्वेद आदि 18 शिल्पों की शिक्षा दी जाती थी। देश के कोने कोने से विद्यार्थी यहाँ आकर शिक्षा प्राप्त करते थे, जिनमें पाटलिपुत्र निवासी जीवक आदि प्रमुख थे, जो आयुर्वेद के महान चिकित्सक थे। मौर्य शासक चंद्रगुप्त, महान अर्थशास्त्री कौटिल्य, व्याकरण के विद्वान पाणिनि और पतंजलि आदि प्रख्यात विद्वानों ने तक्षशिला विश्वविद्यालय से शिक्षा प्राप्त की। चौथी शताब्दी तक यह शिक्षा का केंद्र बना रहा। चौथी शताब्दी के पूर्व से छठी शताब्दी तक तक्षशिला में अनेक उथल पुथल हुए। इन आक्रमणकारियों में यवन, कुषाण, शक और हुण प्रमुख थे। विक्रमशिला। इस विश्वविद्यालय की स्थापना 8वीं शताब्दी में बंगाल के पाल वंश के शासक धर्मपाल ने की थी। यह शिक्षा के केंद्रों में सबसे प्रतिष्ठित संस्थान था। यह बिहार के भागलपुर जिले में स्थित है। इस संस्थान में धर्मदर्शन, चिकित्सा आदि की शिक्षा दी जाती थी। यहाँ से शिक्षा प्राप्त करने वाले विद्वानों ने अनेक शास्त्रों की रचना की थी, जिनमें रक्षित, बुध, रत्नाकर, दीपांकर प्रमुख थे। यहाँ देश विदेश से विद्यार्थी आते थे। राजा धर्मपाल ने विक्रमशिला विश्वविद्यालय में पढ़ने वाले छात्रों को शिक्षा प्रदान करने के लिए 108 आचार्यों की नियुक्ति की थी। अन्य शास्त्रों की शिक्षा के साथ साथ आयुर्वेद की शिक्षा भी यहीं दी जाती थी। 12वीं शताब्दी तक यह शिक्षा का एक महत्वपूर्ण केंद्र बना रहा। 13वीं शताब्दी में मुस्लिम आक्रमणकारी बख्तियार खिजली ने इस संस्थान और इस विश्वविद्यालय पर हमला कर नष्ट कर दिया, जिससे इसका अस्तित्व ही समाप्त हो गया। इस आक्रमण से भारतीय संस्कृति के साथ साथ भारतीय चिकित्सा पद्धति का भी क्षरण हुआ। इस प्रकार पुनः मुगल आक्रमण से भारतीय चिकित्सा पद्धतियों को हानि पहुंची। नालंदा विश्वविद्यालय। यह विश्वविद्यालय पटना के दक्षिण पूर्व में 35 मील की दूरी पर स्थित है। यह विश्वविद्यालय पहले बौद्ध शिक्षा के केंद्र के रूप में माना जाता था। यहाँ छात्रों को निःशुल्क शिक्षा दी जाती है। यहाँ लगभग 5000 से 10,000 विद्यार्थी शिक्षा ग्रहण करते थे। यहाँ देश विदेश से विद्यार्थी शिक्षा ग्रहण करने आते थे। विश्वविद्यालय में वेद, वेदांत, ज्योतिष, धर्मपुराण और सांख्य दर्शन का अध्ययन किया जाता था। 13वीं शताब्दी की शुरुआत में बख्तियार खिजली ने इस विश्वविद्यालय पर हमला किया और इसे भी नष्ट कर दिया और इसके पुस्तकालय में आग लगा दी और आग की लपटें ने पुस्तकालय सहित पूरे विश्वविद्यालय को नष्ट कर दिया। इस प्रकार भारतीय चिकित्सा विज्ञान को तो ये विदेशी राजाओं, लुटेरों आदि ने जलाकर नष्ट कर दिया था। लूटकर अपने देश ले गए या पानी में डुबोकर नष्ट कर दिया। मुगल शासकों के भारत में प्रवेश करते ही आयुर्वेद का पतन शुरू हो गया, क्योंकि मुगल हिंदू संस्कृति और बौद्ध संस्कृति के विरोधी थे। फलस्वरूप आयुर्वेद का भी पतन होने लगा। मुगलों ने अरबी और यूनानी चिकित्सा को आयुर्वेद चिकित्सा में मिला दिया और यूनानी चिकित्सा को महत्वपूर्ण माना। ब्रिटिश काल में आयुर्वेद की स्थिति। 16वीं सदी से पहले आयुर्वेद और यूनानी चिकित्सा पद्धति भारत में पूर्ण रूप से प्रचलित थी, लेकिन 16वीं शताब्दी के बाद भारत में एलोपैथी चिकित्सा का आगमन हुआ। उस समय भारत के पश्चिमी तट पर पुर्तगाल का कब्जा था।
व्यापारी अपने डॉक्टरों को पुर्तगाल से आने वाले जहाज़ों में अपने साथ लाते थे। उस समय भारत के पुर्तगाल के साथ साथ कई देशों के साथ मजबूत व्यापारिक संबंध थे। भारत में इन्हीं व्यापारियों के साथ आए चिकित्सकों द्वारा एलोपैथिक चिकित्सा पद्धति की शुरुआत की गई। धीरे धीरे व्यापारियों द्वारा एलोपैथिक चिकित्सा पद्धति को बढ़ावा दिया जाने लगा। इस ब्रिटिश शासन में भारतीय चिकित्सा पद्धति को नष्ट करने का हर संभव प्रयास किया गया। कई वर्षों तक भारत से व्यापारिक संबंध बनाने के बाद अंग्रेजों को यह समझ में आ गया कि यदि भारत को जीतना है तो यह की शिक्षा और चिकित्सा नीति को नष्ट करना होगा, और उन्हें ऐसा ही किया। भारत में शिक्षा के केंद्र गुरुकुलों को भी बंद कर दिया गया। भारतीय ग्रंथों को खोजने के बाद उन्हें नष्ट कर दिया गया, उन्हें अपने देश भेज दिया। उन्होंने भारतीय ग्रंथों के सिद्धांतों का अध्ययन किया, लेकिन कभी प्रशंसा नहीं की। भारतीय शास्त्रों के सिद्धांतों का पालन करते हुए अंग्रेजों ने उन्हें अपने सिद्धांत के रूप में व्यक्त किया। अंग्रेजों ने अपनी चिकित्सा प्रणाली को मुख्य चिकित्सा प्रणाली के रूप में लागू किया, चिकित्सा प्रणाली को वैज्ञानिक रूप में प्रचारित किया, जबकि भारतीय चिकित्सा प्रणाली को अवैज्ञानिक, अप्रमाणित और अंधविश्वासी बताया। ब्रिटिश शासन के काल को भारतीय चिकित्सा पद्धति के पतन का काल भी कहा जाता है। अंग्रेजों ने भारतीय चिकित्सा पद्धति को पूरी तरह से खारिज कर दिया और अपनी चिकित्सा प्रणाली को सर्वश्रेष्ठ माना। भारतीय चिकित्सा संस्थानों को नष्ट कर दिया गया और औषधीय उद्यान को भी नष्ट कर दिया गया। इस प्रकार ब्रिटिश शासनकाल में आयुर्वेद को बहुत हानि हुई। अंग्रेजों के भय से भारतीय लोगों न तो जड़ी बूटियों का संरक्षण कर सके और न ही अपनी औषधि का ठीक से उपयोग कर सके, जिसके कारण धीरे धीरे आयुर्वेद चिकित्सा का प्रभाव कम होता गया।